हाय, कैसे हैं? स्वागत है आपका नए वीडियो में। पिछले पार्ट में आपने देख लिया कि उसमें मैंने रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया था कि एमआरआई रिपोर्ट जो है वो सीए की किस तरह की होती है ना। तो वो रिपोर्ट तो मैंने बता दी है। जिन लोगों ने वो रिपोर्ट नहीं देखी है तो वो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। चैनल पे वो वीडियो अभी लेटेस्ट वाला पिछले हफ्ते मैंने डाला था संडे में, तो वो वीडियो आप देखो। उसमें मैंने एमआरआई के बारे में बताया है कि कार्सिनोमा के जो केस होते हैं, जो कैंसर के केस होते हैं एनील कनाल के, उसमें जो एमआरआई होती है वो किस तरह से रहती है ना। तो वो मैंने उसमें बताया, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो टिश्यू बायोप्सी के लिए भेजते हैं कंफर्म करने के लिए कि जो ट्यूमर है या जो भी टिश्यू है वो कैंसरस है या मतलब मैलिग्नेंट है या नॉन मैलिग्नेंट है, ये कंफर्म करने के लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। और एमआरआई तो फिर भी ठीक है, चलो एमआरआई कराते हैं, लेकिन एचपी बहुत ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन है ना। तो चलो अब मैं आपको वो रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ पेशेंट की। और देखो, इसमें भी पेशेंट का नाम कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ से रिपोर्ट है वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल केस इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको रिपोर्ट बताऊंगा, है ना। आगे पीछे का कोई डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, डॉक्टर साहब का नाम, कोई इससे कोई मतलब नहीं है। अपने को केस ज़रूरी है देखना कि एक्चुअली में वो रिपोर्ट आती कैसी है ना। वो नॉलेज होना ज़रूरी है आपको, थोड़ा मोड़ा उसका मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू आपको समझ में आना चाहिए कि रिपोर्ट एक्चुअली होती कैसी है। तो चलो देखते हैं रिपोर्ट कैसी है। ये हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में ग्रॉस में क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं मल्टीपल ग्रेइश वाइट सॉफ्ट टिश्यू पीसेज एग्रीगेट मेजरिंग 0.7 बाई 0.6 सेंटीमीटर। अब देखो, इसमें एक थोड़ा सा चेंज मैं कहूँगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो इनने कलर लिखा है वो एक्चुअली मैंने पेशेंट जो देखा है, ग्रेइश तो नहीं कहना चाहिए, वो ग्रेइश तो नहीं था, वाइटिश पिंकिश वाइटिश कहना चाहिए उसको, उस तरह का था वो, है ना। तो ये थोड़ा सा एक हो सकता है, मतलब जो उन्होंने उनके पास जो टिश्यू पहुंचा हो वो उसका कलर वैसा हो, लेकिन ओवरऑल जो मैंने केस देखा था वो पिंकिश था, वाइटिश था और ब्लीड करता था। जैसे छूते तो तुरंत ब्लीड करता है ना। तो ये कैंसर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है, साइन होता है कि छूने से खून एकदम से आता है ना। उसको छुआ आपने, वो खून आने लगा, तो वो मैंने देखा था। तो खैर, इसमें जैसा लिखा है वो टिश्यू के हिसाब से लिखा होगा। और इस साइज़ का टिश्यू उनके पास पहुंच जाता 0.7 बाई 0.6 सेंटीमीटर का, ठीक है। और कलर उनने बता दिया, साइज़ बता दिया। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, अब उस टिश्यू को माइक्रोस्कोप से उनने देखा तो उनका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है ना, वो टिश्यू एक्चुअली था कैसा। तो देखो क्या है उसमें, सेक्शन रिवील्स बिट्स ऑफ ट्यूमर टिश्यू शोइंग फीचर ऑफ इन्वेसिव केराटिनाइज्ड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ग्रेड 1, ठीक है। आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाना, है ना। सेक्शन रिवील्स बिट्स ऑफ ट्यूमर टिश्यू। अब देखो यहाँ पे ट्यूमर लिखा हुआ है ना, तो अब ट्यूमर कई तरह के होते हैं, है ना। ट्यूमर का कोई एक वो मतलब ऐसा नहीं होता कि ट्यूमर ऐसा ही होता है। तो मैं बता दूं कि खुरदुरा होता है तो ट्यूमर होता है, चिकना होता है तो ट्यूमर होता है, गोल होता है तो ट्यूमर होता है, या इर्रेगुलर होता है तो ट्यूमर होता है, इतना बड़ा होता है तो ट्यूमर होता है, छोटा होता है तो ट्यूमर। ऐसा नहीं, ट्यूमर कई तरह के होते हैं और सबको ट्यूमर कहते हैं ना। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है कि ट्यूमर कितने टाइप के होते हैं। तो कभी अगर वीडियो की ज़रूरत रही ट्यूमर पे तो मैं बना दूंगा। वैसे ट्यूमर पे वीडियो बनाने का मुझे लगता नहीं ज़रूरत पड़ना चाहिए, क्योंकि अपना जो चैनल है अपन तो फिशुला के बारे में डिटेल जानते हैं। तो ट्यूमर के ऊपर वीडियो तो कभी लगेगा ज़रूरत तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं भी बनाऊंगा। ट्यूमर बहुत नहीं, बस ट्यूमर आप ये समझ लो कि कोई गठान है ना। गठान कई तरह की होती हैं, बस आप उसे गठान कंसीडर करो, आपके लिए इतना पर्याप्त है ना। गठान ही आप उसे समझो। अब ये कह रहे हैं कि छोटी सी गठान है और केरेटिनाइजिंग शब्द का क्या मतलब है आपको। कई बार जब टिश्यू बायोप्सी के लिए जाता है ना, तो कई लोगों की रिपोर्ट में आप देखोगे केरेटिनाइजिंग लिखा हो सकता है। केरेटिनाइजिंग कैसे समझाऊं मैं, कैसे होता है केरेटिनाइजिंग? कहने का मतलब ये है कि वो जगह, वो जो टिश्यू है वो वाइटिश हो जाएगा, बहुत खुरदुरा हो जाएगा, और छूने में कैसा मैं आपको फील दूं कि छूने में वो कैसा लगता होगा। छूने में आपको कभी आप अपनी एड़ी छूना, या कभी एड़ी आपने जैसे फटती है ना एड़ी, तो एड़ी को आप छूना, एड़ी कैसे खुरदुरी होती है ना।
खुरदुरी होती है और कुछ कुछ मतलब उसमें सेंस नहीं होता है। फटी हुई एड़ी, जो सूखी हुई एड़ी होती है ना, उसकी चमड़ी छुओ आप तो कैसा ना कुछ महसूस नहीं होता कभी उसमें, या थोड़ा सा महसूस होता है, बहुत कम महसूस होता है, खुरदुरा खुरदुरा। कुछ कुछ केराटिनाइज स्किन भी ऐसी होती है, उसकी वजह है केराटिनाइज स्किन ज़्यादातर जो है ना वो स्किन को बार बार टच करने से, नाखून लगने से, खुजाने से, खुरचने से केराटिनाइज हो जाती है स्किन। अब ये केराटिनाइजिंग एक अलग टॉपिक है, ये मतलब फिर मैं स्किन समझाने लगूंगा कि केराटिनाइज कैसे हो जाता है ना, तो टिश्यूज़ में कैसे आ जाते हैं, तो एक के ऊपर एक टिश्यू, तो मैं वो नहीं समझा रहा आपको, वो एक अलग मतलब वो एक अलग टॉपिक है कि केराटिनाइज कैसे होती कोई चीज़ स्किन। लेकिन आप ये समझ लो कि किसी स्किन को बार बार यदि रब करते हैं, है ना, बार बार उसको इरिटेट करते हैं, खुजाते हैं, या उसमें नाखून लगता है, कोई भी शार्प चीज़ उसमें बार बार लगती रहती है ना, तो वो केराटिनाइज हो जाती है, इसको उसमें केराटिनाइज्ड स्किन कहते हैं। तो यहाँ पे उनका कहने का मतलब वही है। तो मैंने जो देखा भी था पेशेंट को, तो वो केराटिनाइज स्किन थी वो, है ना। आगे क्या लिख रहे हैं, केराटिनाइजिंग स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ग्रेड 1। अब स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ग्रेड 1, अब स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, तो कार्सिनोमा तो कई तरह के होते हैं, है ना, तो कार्सिनोमा एक अब मतलब टॉपिक है, लेकिन स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कहने का क्या मतलब है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे वो कार्सिनोमा है, जिस लोकेशन पे, वो स्क्वैमस सेल है। देखो बॉडी में स्किन जो होती है ना, वो कई तरह की सेल्स से मिलके बनती है, कई उसमें लेयर्स होती हैं, है ना। अगेन जैसे मैं केराटिनाइज जो बोल रहा था, वैसे ही यदि मैं ये स्किन की लेयर्स बताने लगूंगा, उसकी सेल्स बताने लगूंगा, तो वो एक अलग टॉपिक है, वो डिटेल है ना, तो उसको समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आप ये समझ लो स्क्वैमस सेल मतलब स्किन ऊपर, ये जो आपको दिख रही है ये वाली, बस ऐसे समझ लो आप उसको कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा मतलब स्किन, जो बाहर स्किन दिख रही है ना, स्क्वैमस सेल, ऐसे समझ लो आप उसको, है ना। क्योंकि स्क्वैमस सेल कई कहाँ कहाँ होती हैं, उसका क्या लोकेशन होता है, उसके बाद वो मतलब स्क्वैमस सेल किस तरह से स्किन को बनाती है, फिर उसके बाद कौन सी सेल होती है, वो एक अलग सब्जेक्ट है ना, उस पर डिटेल नहीं जाना, कन्फ्यूजिंग है, कोई अर्थ नहीं है उसको जान के आपका अभी इस टॉपिक में, तो उसका कोई संबंध नहीं। स्क्वैमस सेल आप मान लो कि स्किन का, ठीक है, स्क्वैमस सेल मतलब स्किन, इतना काफ़ी है। तो स्किन में कार्सिनोमा हुआ है, कार्सिनोमा मतलब कैंसर ग्रेड 1 का, ठीक है। अब कैंसर के कई ग्रेड होते हैं, ठीक है। अब मैंने शायद किसी वीडियो में, ऐसा मुझे याद आ रहा है, शायद किसी पुराने वीडियो में मैंने शायद कैंसर के ग्रेड बताए हैं या नहीं बताए, मुझे अच्छे से याद नहीं है, देख लेना आप, अगर मैंने बताए हों कभी तो अलग बात है, लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगेन ग्रेड एक सिस्टम एक अलग है, कैंसर के ग्रेड कैसे डिसाइड होते हैं ये एक अलग टॉपिक है ना, बड़ा टॉपिक है ये, इतना हल्का नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही बता दूँ 2 लाइन में कि कैंसर के ग्रेड कैसे डिसाइड करते हैं। आप ग्रेड 1 आप समझ लो शुरुआत, ऐसे समझ लो आप, यहाँ पे ग्रेड 1 का है मतलब शुरुआत, कोई भी चीज़ यदि शुरू हो रही, ग्रेड 1 मतलब शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ग्रेड 1 विथ इनफिल्ट्रेटिंग कॉर्ड्स एंड नेस्ट ऑफ न्यूप्लास्टिक स्क्वैमस सेल एपिथेलियम विथ फ्रीक्वेंट केराटिन पल्स एंड मायोटिक एक्टिविटी। अब ये सब आपके जानने की ज़रूरत नहीं ना, ये तो क्योंकि ट्रीटमेंट करना है ना, तो उसके लिए डिटेल्स चाहिए होती, तो इतनी डिटेल नहीं, आपको केवल समझना है कि रिपोर्टिंग होती कैसे, है ना। तो स्क्वैमस सेल आपको समझ में आ गया कि स्किन है ऊपर की, और उसमें कार्सिनोमा, ये समझ में आ गया, और ग्रेड 1 का इसमें लिखा है, तो ये समझ में आ गया, है ना। इसके आगे की जो चीज़ है ना, इसको मैं डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये टेक्निकल है बहुत ज़्यादा और थेरापेटिक है ना, इसको ट्रीटमेंट के पर्पस से यूज़ किया जाता है। ये नॉलेज है कि हमको किस तरह, कहाँ तक यदि कैंसर है तो हमको किस तरह का ट्रीटमेंट देना है, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल है, और ये आपको जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप बस ये जानो स्क्वैमस सेल मतलब स्किन में कार्सिनोमा हुआ है ग्रेड 1 का, ये किसी भी रिपोर्ट में आपको इतनी जानकारी 2 लाइन में ऊपर तो मिल जाएगी, बाकी नीचे बहुत टेक्निकल है, तो आप उसको नहीं भी समझेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, है ना। वो जेन्युइन है, आपको क्यों ही समझ में आएगा, क्योंकि वो आपको उसके लिए बहुत डिटेल पढ़ना पड़ेगा। चाहो तो आप पढ़ सकते हो, पढ़ने में किसी की रोक टोक नहीं है, आप पढ़ लो, किताब खरीद के पढ़ना, कोई समस्या नहीं, लेकिन अननेसेसरी उसमें घुसना नहीं, क्योंकि वो कंफ्यूज करेगा, समझ में नहीं आएगा, है ना। तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फेक्शन, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी, अभी कह रहे हैं कि क्रॉनिक हो गया, तो ऑब्वियसली क्रॉनिक तो होगा ही ना, क्योंकि पेशेंट ने, मैंने आपको पुरानी हिस्ट्री भी बताई है कि पेशेंट किस तरह से ट्रीटमेंट में उनके लापरवाही हुई है,
तो क्रॉनिक तो होगा कोई बात ही नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं, तो इट इज़ ओके, अपन उसमें बहुत ज़्यादा नहीं। देखो इनने आखिरी में इम्प्रेशन भी जो लिखा है ना, उसमें भी केवल उतनी ही लाइन लिखी है जो ऊपर जो मैं आपको जोर दे रहा हूँ जो समझने के लिए, वो यही है, इन्वेसिव केराटिनाइज्ड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ग्रेड 1, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट बात है। उसके आगे का डॉक्टर्स के लिए है जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट तो मैं भी नहीं करता हूँ, है ना। कैंसर का ट्रीटमेंट क्यों करेंगे? कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए स्पेशलिस्ट अलग होते हैं जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो शरीर के किसी भी अंग का हो, है ना। तो उसे हर डॉक्टर ट्रीट नहीं करता। जैसे मैं केवल फिस्टुला ट्रीट करता हूँ, है ना, जैसे केवल फिस्टुला ही है मेरा, मतलब मैं विशेष रूप से फिस्टुला को ठीक करता हूँ। तो मेरे पास सारे पेशेंट फिस्टुला के होते हैं, चाहे किसी भी तरह का फिस्टुला अपन ठीक करते हैं ना। तो वो मैं उसमें मुझे महारत है, वो तो ठीक है। पाइंस हो गया, फिशर हो गया, फिस्टुला हो गया, ये मैं करता हूँ। इसी तरह से कैंसर के भी डॉक्टर्स होते हैं, तो वो कैंसर को ट्रीट करते हैं, है ना। तो उनके लिए डिटेल्स है वो, तो वो उनके काम की है, अपने को वो नहीं काम समझना है। तो समझ गए आप। HP रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो बहुत कंफर्म करती है। देखो सबसे पहले डॉक्टर का डायग्नोसिस, उसके बाद रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो अभी अपन ने देखा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये कंफर्म होने के बाद तो पता ही चल जाता है कि कैंसर कौन सा है, किस लोकेशन पे है, कहाँ तक पहुँचा है, हमें उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो समझ रहे हैं आप। यही बात मुझे आपको इस वीडियो में बतानी थी कि पेशेंट किस तरह से अपनी लापरवाही से इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं, है ना। वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि देखो क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम है आप उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली कराओ। काम नहीं चलाना है, काम चलाने से नुकसान होता है ना। काम चलाने से काम चल तो जाता। मैं हमेशा उदाहरण दे के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हमेशा उदाहरण देता हूँ। तो आप एक जैसे कार का उदाहरण लो कि आपके पास एक कार है ना। अब वो कह रहा है आपका मैकेनिक कि सर जो है आपके ब्रेक पैड्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, है ना, जो डिस्क है चक्के की वो ख़राब हो रही है, आप इसको चेंज करा लो। तुमने कहा यार अभी तो बजट नहीं है, अभी तो तुम एक काम करो कुछ कर दो। वो उसको कुछ भी ठोक पीट के कुछ भी उसको सही करके काम आपका चला देता है। उस दिन आपका काम चल गया, 1-1.5 महीना काम आपका बहुत बढ़िया चला। फिर ऑब्वियसली वो चीज़ तो ख़राब है, कंप्लेंट आई उसमें, ब्रेक मारा लगा नहीं, आप फिर पहुंच गए उसके पास। तो मैकेनिक ने क्या कहा, सर मैं कह रहा हूँ आपसे इसको चेंज करा लो, ख़राब हो रहा है। तो अरे यार अभी देखो ज़बरदस्ती 15-20 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे, अभी इतना बजट नहीं है, अभी तुम इसको कुछ कर दो यार, अभी मेरा 4-6 महीने निकले फिर मैं देखता हूँ। ठीक है, उसने फिर ठोक पीट के कुछ कर दिया, चलो भाई जाओ। अब अगली बार क्या होगा, क्या हुआ कि मान लो भाई आपने ब्रेक लगाया, नहीं लगा, कहीं गाड़ी ठोक गई, नुकसान हुआ ना। अब क्या नुकसान हुआ, एक तो अपना नुकसान हुआ कि अपनी गाड़ी ठोक गई, बम्पर टूट गया। दूसरे का नुकसान हुआ, वो भी अपने को ही देना है, क्योंकि अपनी गाड़ी से वो उसकी गाड़ी ठुकी है, तो भाई उसका नुकसान भी अपने को ही भरना है। और ब्रेक पैड जो बदलना था तो वो तो बदलना है, अभी वो भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो काम नहीं चलेगा, ब्रेक ही नहीं लग रहे हैं, गाड़ी खड़ी थोड़ी कर सकते हैं, काम करना है ना। अब गया 3 खर्चे कि एक तो ब्रेक पैड बदलना है, ऊपर से अपनी गाड़ी सुधरवानी है और सामने वाली की भी सुधरवानी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप काम यदि किसी चीज़ का चलाएंगे ना तो ये लॉन्ग टर्म में नुकसान कर जाएगा, है ना। तो इस केस में भी इस केस को डिस्कस करने का मेरा उद्देश्य भी यही था कि आप यदि छुटपुट काम कराएंगे ना, जैसे फिस्टुला में फोड़ा हो गया, फिस्टुला में फोड़ा हो गया, चीरा मार दो, पस निकाल दो, अच्छा लगने लगा, एंटीबायोटिक खा ली 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, हाँ बढ़िया, चलो काम निकल गया, बस अपना ज़िंदगी चल रही नॉर्मल। बहुत गलत बात है ये, ऐसे काम नहीं करना है। ऐसे काम करने से बहुत मतलब नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा उसका बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर व्यक्ति से, कंसर्न व्यक्ति से, विशेषज्ञ से, स्पेशलिस्ट जो उस चीज़ को जानता हो, है ना। अगर आप जो उसको जानता नहीं आप ऐसे ट्रीटमेंट कराओगे, जैसे अभी इस केस में आप देख रहे हैं, जो मैं आपको 2 वीडियो में एक-एक करके मैंने आपको बताया, यही होता है ना। तो मुझे इस वीडियो में आपको यही बताना था, मेरा इतना डिस्कशन करने का उद्देश्य यही था कि ऐसे काम नहीं करना कि गड़बड़ हो जाए, है ना। समय से बढ़िया इलाज करा लो आप, तो बिल्कुल ठीक हो जाओ, कोई समस्या नहीं। देखो क्या होता है, शरीर के किसी भी अंग में कोई प्रॉब्लम होना
वो आप झेल सकते हो। मोशन के रास्ते में कुछ भी होता है ना, बहुत तकलीफ अपने मतलब मरीज को भी और मरीज के साथियों को भी, फैमिली को भी, दोनों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ और डिस्कम्फर्ट और कष्ट और परेशानी हो जाती है। मोशन के रास्ते को बिल्कुल भी आप मतलब ऐसे मत लो कि अरे हो गया चल गया कोई बात नहीं। शरीर के दूसरे अंग में आप थोड़ी बहुत लापरवाही कर लेंगे तो आपको शायद उतनी तकलीफ ना हो, लेकिन मोशन के रास्ते की दिक्कतों को आप इस तरह से मत करना कि गड़बड़ हो जाए, है ना। तो खैर चलो, मुझे इस वीडियो में आपको यही बताना था। और अब वीडियो में मिलेंगे आपसे दिवाली के बाद, क्योंकि दिवाली 31 तारीख की है, 31 तारीख को गुरुवार है, वीडियो तो आता है सारे संडे में, तो अगले संडे आपसे मिलेंगे दिवाली के बाद। तो इसलिए दिवाली की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आपको, और खूब दिवाली अच्छे से मनाओ, खूब सारे दिए जलाओ, खूब सारी लाइटिंग्स जलाओ, खूब सारे पटाखे चलाओ, खूब सारी फुलझड़ियाँ जलाओ, खूब सारे अनारदाने जलाओ, एकदम लाइट लाइट कर दो, है ना। तो रोशनी का त्यौहार है तो रोशनी होना चाहिए, है ना। ऐसी रोशनी के बिल्कुल रात में दिन हो जाए, है कि नहीं। चलो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी दिवाली, टाटा।